नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास के पन्नों में मौर्य साम्राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। हम अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और सम्राट अशोक की महानता की ही बातें करते हैं, लेकिन इन दो दिग्गजों के बीच में एक ऐसा शासक भी था जिसने इस विशाल साम्राज्य को न केवल संभाला बल्कि उसे दो समुद्रों तक फैला दिया। वह शासक जिसे यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोचेट्स यानी शत्रुओं का संहारक कहा। दो समुद्रों की भूमि का मतलब है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच की भूमि। ये अमित्रोचेट्स, जिन्हें हम बिंदुसार कहते हैं, ये एक महान राजा थे और इन्होंने न केवल अपने पिता के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को संभाला बल्कि उन्हें बढ़ाया भी। बिंदुसार को हम मगध के संरक्षक के रूप में या मौर्य साम्राज्य के संरक्षक के रूप में मानेंगे। उन्हें केवल पिता या पुत्र के रूप में नहीं बल्कि अमित्रोचेट्स का मतलब होता है शत्रुओं का संहारक के रूप में जाना जाना चाहिए। बिंदुसार केवल एक उत्तराधिकारी ही नहीं थे, उन्होंने एक नाजुक समय में सत्ता संभाली और साम्राज्य को बिखरने से बचाया। तो आज हम बिंदुसार के जन्म के रहस्य, चाणक्य के साथ उनके खट्टे मीठे संबंध, चाणक्य का उनके दरबार में क्या हुआ, बाद में चाणक्य की मृत्यु हुई या चाणक्य दरबार छोड़कर चले गए, और कलिंग के साथ उनकी किस तरीके संबंध रहे। चलिए इतिहास में इन सब को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जन्म का रहस्य के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म का क्या रहस्य का एक बहुत बड़ा कहानी है जो चाणक्य से जुड़ी हुई है। तो बताया जाता है कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में जो उपलब्ध वृत्तांत हैं उनके अनुसार बिंदुसार के जन्म की पृष्ठभूमि में एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र और सुरक्षात्मक स्थिति छिपी है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर सदैव शत्रुओं और विषकन्याओं का भय मंडराता रहता था। साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री चाणक्य ने एक दीर्घकालिक योजना बनाई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उनकी जानकारी के बिना उनके भोजन में प्रतिदिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विष मिलाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सम्राट के शरीर में विष के प्रति एक प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना था, और इसे आधुनिक विज्ञान में मिथ्रीडेटिज्म कहा जाता है। चाणक्य का तर्क था कि यदि कभी शत्रु धोखे से सम्राट को विष देने का प्रयास करे तो उनका शरीर उसे सहन कर सके और साम्राज्य अनाथ न हो। यह कूटनीतिक दुआ थी जो राजा की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती थी, भले ही साधन कितने भी कठोर क्यों ना हो। एक दिन जब सम्राट चंद्रगुप्त अपना भोजन कर रहे थे, उनकी गर्भवती पत्नी महारानी दुर्धरा वहां आई और उन्होंने सम्राट की थाली से भोजन साझा कर लिया। महारानी उस समय पूर्ण गर्भावस्था में थी और प्रसव से मात्र 7 दिन दूर थी। चूंकि महारानी का शरीर विष का व्यस्त नहीं था, विष का प्रभाव तत्काल और घातक सिद्ध हुआ। चाणक्य उस समय कक्ष में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने महसूस किया कि महारानी का बचना असंभव है, लेकिन गर्भ में पल रहा शिशु मौर्य वंश का भविष्य बचाया जा सकता है। यहाँ चाणक्य ने जिस त्वरित निर्णय और शल्य चिकित्सा का परिचय दिया वह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में अद्वितीय है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन और बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीकाओं के अनुसार चाणक्य ने विष के प्रभाव को रोकने के लिए तुरंत महारानी का सिर धड़ से अलग कर दिया और पेट चीरकर शिशु को जीवित बाहर निकाल लिया। यह घटना प्राचीन भारत के शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। शिशु को गर्भ से निकालते समय विष की एक बूंद पहले ही शिशु के मस्तक तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसके माथे पर एक नीला बिंदु बन गया था। इसी बिंदु के कारण चाणक्य ने बालक का नाम बिंदुसार रखा। बिंदुसार का मतलब होता है बिंदु का सार, या जन्म की चमत्कारी और विषाक्त परिस्थिति का स्मरण कराती है। अब हम बात करेंगे बिंदुसार और चाणक्य के संबंध कैसे से रहे। बिंदुसार का शासनकाल चाणक्य के प्रभाव से अछूता नहीं था। शुरू में चाणक्य ने किंग मेकर की भूमिका निभाई और बिंदुसार को 16 राज्यों को जीतने में मदद की, लेकिन सत्ता के गलियारों में ईर्ष्या भी पनप रही थी। सुबंधु नाम का एक मंत्री चाणक्य की जगह लेना चाहता था।
उसने बिंदुसार के मन में जहर घोलने के लिए एक घिनौनी चाल चली। सुबंधु ने राजा को बताया कि तुम्हारी माता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि स्वयं चाणक्य है। उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। बिंदुसार, जो अपनी माता को कभी नहीं देख पाए थे, क्रोध से भर गए। उन्होंने चाणक्य से स्पष्टीकरण मांगे बिना उन पर अविश्वास करना शुरू कर दिया। चाणक्य, जो एक स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, राजा के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी सफाई देने के बजाय सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। हालांकि ये कथा जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं, भारतीय इतिहास में इसका कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है। जब चाणक्य ने सब कुछ त्यागने का निर्णय ले लिया तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार राजा का विश्वास खोने के बाद चाणक्य ने अपनी संपत्ति दान कर दी और पाटलिपुत्र के बाहर उपलों यानी कि गोबर के ढेर पर बैठकर आमरण अनशन यानी कि संथारा शुरू कर दिया। बाद में जब बिंदुसार को धाय माताओं ने उनके जन्म की कहानी बताई और बताया कि चाणक्य ने किस तरह बिंदुसार को बचाने के लिए यह कदम उठाया था, तो बिंदुसार बहुत पछताए। उन्होंने सुबंधु को चाणक्य को मनाने भेजा, लेकिन दुष्ट सुबंधु ने धोखे से उस उपले के ढेर में आग लगा दी। मौर्य साम्राज्य का निर्माता उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हालांकि कुछ बौद्ध कथाएं कहती हैं कि सुबंधु बाद में चाणक्य के एक श्राप के कारण स्वयं सन्यासी बनने पर मजबूर हुआ, लेकिन सत्य यही है कि चाणक्य का अंत राजनीति और षड्यंत्र का शिकार होकर हुआ। बिंदुसार केवल महलों तक सीमित नहीं थे, उन्हें अमित्रघात यूं ही नहीं कहा जाता था। अब हम बात करते हैं उनके विजय अभियानों की। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता। 2 समुद्रों के बीच की भूमि का यहाँ मतलब है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का प्रदेश। जब हम भारत के दक्षिण की तरफ चलते हैं तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के 16 राज्यों को उन्होंने जीता है और पूरे दक्कन तक मौर्य साम्राज्य को उन्होंने मौर्य ध्वज के नीचे बढ़ाया। यहाँ तक कि प्राचीन तमिल संगम साहित्य में भी एक बम्बा मोरयार के आक्रमण का जिक्र है। बम्बा मोरयार का मतलब नए मौर्य होता है। कविताओं में बताया गया है कि मौर्य सेना अपने विशाल रथों के लिए पहाड़ों और चट्टानों को काटकर रास्ता बनाती हुई दक्षिण में मैसूर और उत्तरी तमिलनाडु तक पहुंच गई थी। आज कर्नाटक में जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं, वह क्षेत्र वास्तव में बिंदुसार ने ही जीता था। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कलिंग। क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद हुए रक्तपात ने अशोक का मन विचलित कर दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब बिंदुसार के समय में कलिंग से और मौर्य साम्राज्य से कैसे संबंध रहे, तथा बिंदुसार ने किस तरह की नीति अपनाई, तो हम बात करते हैं कि अब हम ये सोचते हैं कि जो राजा है जिसने 16 राज्यों की भूमि को जीता है, उसने कलिंग को क्या छोड़ दिया होगा। इतिहासकार प्लिनी बताते हैं, प्लिनी के अनुसार कलिंग के पास 60,000 पैदल सैनिक और 700 युद्धक हाथी थे। बिंदुसार एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने मैत्रीपूर्ण उपेक्षा की नीति अपनाई। दूसरा कारण ये भी था कि मगध को जो हाथियों की आपूर्ति है वो कलिंग से मिलती थी और बिंदुसार दक्षिण विजय में व्यस्त थे, इसलिए वो 2 मोर्चों पर युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कलिंग की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, जो एक तरह की सशस्त्र शांति थी। बिंदु इतिहास के पन्नों में केवल पिता और पुत्र के बीच की कड़ी बनकर रह गए, क्योंकि बिंदुसार को लोग ऐसा ही समझते हैं क्योंकि एक महान सम्राट के पुत्र थे और एक महान राजा के पिता, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने एक नाजुक साम्राज्य को टूटने से बचाया, उसे सुदृढ़ किया, अशोक को एक विशाल संपन्न भारत सौंपा। यदि हम कह सकते हैं यह चंद्रगुप्त निर्माता थे तो बिंदुसार को संरक्षक और विस्तारक मान सकते हैं। चाणक्य की कूटनीति और अपनी तलवार के दम पर उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। तो आज के लिए हम बस इतना ही समझते हैं। अगले वीडियो में फिर एक महान सम्राट के विषय में जानकारी एकत्रित करके लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।